दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा बहुप्रभाविता, जो कि नॉन मेंडेलियन युग का एक टॉपिक है। नॉन मेंडेलियन युग के अंदर हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर अंतर पारस्परिक क्रियाएं जो होती है उनके बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 टॉपिक मुख्यतः पढ़े थे। पहला टॉपिक था अपूर्ण प्रभाविता, जो कि एक पहले वीडियो आई थी, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद सह प्रभाविता पर भी एक वीडियो आई थी, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा। और पिछली वीडियो जो आई थी उसके अंदर हम लोगों ने बहुयुग्म विकल्पी और घातक जीन की बात करी थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुप्रभाविता क्या होती है, प्रबलता क्या होती है, और उसके साथ साथ संपूरक जीन और पूरक जीन क्या होते हैं। और लास्ट टॉपिक जो आएगा वो होगा द्विक जीन। द्विक जीन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बहुप्रभाविता से। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। तो हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, तो आप साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा, आपके साथ साथ में नोट्स भी बनते रहेंगे। पिछली वाली वीडियो नहीं देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुप्रभाविता क्या होती है, जब एक जीन एक से ज़्यादा लक्षणों को प्रभावित करता है तो ये क्या होती है, बहुप्रभाविता होती है। बहुप्रभाविता मतलब जब एक जीन एक से ज़्यादा लक्षणों को प्रभावित करता है। प्रभाविता क्या होती है, जब एक जीन एक ही लक्षण को प्रभावित करे, वो कौन क्या स्थिति है, प्रभाविता है। और जब एक जीन एक से ज़्यादा लक्षणों को प्रभावित करे, वो कौन सी है, बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता में आप एक उदाहरण ले सकते हो ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला जो होती है उसमें सफ़ेद आँखों का जीन जो होता है वो उसके पंखों को भी प्रभावित करता है। मतलब ड्रोसोफिला में जो सफ़ेद आँखों का जीन है वो आँखों को तो प्रभावित कर रहा है, लेकिन साथ साथ में ड्रोसोफिला के पंखों को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ये होती है बहुप्रभाविता। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब बात करेंगे मनुष्य में बहुप्रभाविता की। मनुष्य में बहुप्रभाविता किस प्रकार होती है। मनुष्य में बहुप्रभाविता की बात करेंगे तो उसके अंदर हम लोग इसे रोग से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक रोग होता है फेनिलकीटोन्यूरिया। इस रोग का क्या नाम है, फेनिलकीटोन्यूरिया। इस विकार या रोग की सहायता से हम इसे समझेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये अलिंग गुणसूत्र, यानी लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और वाई। मनुष्य के अंदर एक्स होता है और एक फीमेल के अंदर एक्स होता है, वहीं मेल के अंदर एक्स वाई होता है। उनको छोड़कर जो 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो एलिंग गुणसूत्र होते हैं। उसकी संख्या बता रहा है एलिंग गुणसूत्र संख्या 12। उस एलिंग गुणसूत्र संख्या 12 पर उपस्थित जीन के कारण फेनिल एलानिन को टायरोसिन में बदलने वाले एंजाइम फेनिल हाइड्रोसिलेज का निर्माण नहीं होता। मतलब फेनिल एलानिन एक होता है, एंजाइम होता है, उसको टायरोसिन में बदलने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है फेनिल हाइड्रोसिलेज। उस हाइड्रोसिलेज का निर्माण नहीं हो पाता, किसके कारण, एलिंग गुणसूत्र संख्या 12 पर उपस्थित एक जीन के कारण। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप फेनिल एलानिन फेनिल पायरुविक अम्ल में बदलता है, जो मस्तिष्क में जमने लगता है, जिससे मस्तिष्क का असामान्य विकास होता है। फेनिल एलानिन जो होता है वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेनिल पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि होना किस में चाहिए था, फेनिल हाइड्रोक्सिलेज। फेनिल हाइड्रोक्सिलेज में होना चाहिए था, लेकिन हो किस में जाता है, फेनिल पायरुविक अम्ल में, जिससे मस्तिष्क में ये जमने लगता है और मस्तिष्क का असामान्य विकास होता है। अब इससे क्या होंगे, क्या साइड इफेक्ट देखेंगे हम बॉडी के अंदर। तो इससे देखेंगे, ये बच्चों में ये पाया जाता है। इससे बच्चे जो होते हैं वो मंदबुद्धि होंगे। बच्चे जिनमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ चल नहीं पाते, कुछ बच्चे जो होते हैं वो चल नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, यानी मंद बुद्धि बच्चे या असामान्य बच्चे पैदा होते हैं। इसको आप एक रिएक्शन से शो कर सकते हो, जिसे मैंने यहाँ पर किया है PA। ये क्या है, फेनिल एलानिन। इसको कन्वर्ट करने के लिए टायरोसिन में बदलने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है फेनिल हाइड्रोसिलेज। इस एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता। इसके कारण किसका निर्माण होता है,
मिलेनिन वर्णक की कमी आ जाती है और उसका निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, और क्या बन जाता, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन में ये परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अगला उदाहरण है मनुष्य में बहुप्रभाविता का डेक्स्टेरोकार्डिया। डेक्स्टेरोकार्डिया इसमें क्या होता है, इसमें हृदय जो होता है, मनुष्य का जो हार्ट होता है, हार्ट वो क्या होता है, दाईं तरफ होता है। बेसिकली बाईं तरफ होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, दाईं तरफ हो जाता है। ये किसका उदाहरण है, डेक्स्टेरोकार्डिया का, डेक्स्टेरोकार्डिया का उदाहरण है। ठीक है, अगली है बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति का मात्रात्मक सिद्धांत दिया गया था, वो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आइए उसको समझते हैं। ये आपका अगला टॉपिक है। थोड़े से ये यहाँ पे जो टॉपिक हैं ये काफ़ी टिपिकल है, यानी जटिल टॉपिक है, आपको बार बार इन्हें पढ़ना है जिससे ये याद हो सके। अब बात करेंगे बहुजीनी मात्रात्मक सिद्धांत की। बहुजीनी मात्रात्मक सिद्धांत क्या होता है, जब कोई एक लक्षण को एक से ज़्यादा जीन नियंत्रित करते हैं, इसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं या बहुप्रभाविता कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस वंशागति के जनक माने जाते हैं कोलरेंटर। कोलरेंटर इस वंशागति के जनक माने जाते हैं। इन जीनों को क्या कहते हैं, बहुजीन कहते हैं। जो इस वंशागति का नियंत्रण करते हैं या इस वंशागति के नियंत्रण के लिए जो जीन उत्तरदायी होते हैं, इस जीनों को क्या कहते हैं, बहुजीन कहते हैं। इसका उदाहरण है, उदाहरण के लिए एक साइंटिस्ट थे एच नीलसन इथेल, एच नीलसन एहेल या एथेल बोलते हुए इन्हें, एच नीलसन एहेल। इन्होंने क्या किया, गेहूं के अस्थि रंग पर अध्ययन किया। गेहूं के कुछ रंगों पर इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया और देखा, क्या देखा वो हमें आगे देखना है। तो ये होता है करमेल कलर। उसके अंदर इन्होंने देखा पीला रंग जो आ रहा था वो किसके कारण आ रहा था, कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण। लाल बैंगनी जो आ रहा था वो एथोसाइनिन के कारण। सफ़ेद में क्या हो रहा था, रंजक का निर्माण नहीं हो रहा था। पीले में कौन सा था, कैरोटीनॉइड, और इसमें क्या था, लाल और बैंगनी में एथोसाइनिन, और इसमें रंजक का निर्माण नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसमें कितने जीन नियंत्रित करेंगे ये पता ही नहीं चला, तो हम इसे अब देखेंगे एक क्रॉस के द्वारा, एक संकरण के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। तो जो गहरा लाल रंग था उसे दो जीन नियंत्रित कर रहे थे। इन्होंने किया गहरे लाल रंग ले लिया। एक तो गेहूं का अस्थि रंग का कौन सा ले लिया, लाल रंग ले लिया गहरा, जिसको दो जीन नियंत्रित कर रहे थे। एक से ज़्यादा जीन नियंत्रित करे तो ऐसी स्थिति बहुजीनी या बहुप्रभाविता हो गई। इसे दो जीन कौन से नियंत्रित कर रहे थे, R1 और R2। ठीक है, और सफ़ेद रंग क्या लिया इन्होंने, अप्रभावी लिया। इसको भी कौन नियंत्रित कर रहे थे, दो जीन स्मॉल r1 और स्मॉल r2। इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या करवा दिया, क्रॉस या संकरण। क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया। अब जब संकरण करवाया तो इसके क्या क्या बने, देखिए R1 R1 R2 अब इतने हमने क्यों लिए हैं, मतलब पहले तो हम एक जोड़ी में ले रहे थे, अब दो जोड़ी क्यों लिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुजीनी वंशागति, यानी एक से ज़्यादा जीनों की वंशागति पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इतने ही लक्षण हैं वो लिए जाते हैं। तो ठीक है, तो दो तो ले लिए R1 और दो लिए R2 इसी प्रकार इसके विपरीत जो है प्रभावी है, स्मॉल r1 और स्मॉल r2 ले लिया। जब इनका क्रॉस करवाया तो इधर से कैपिटल R1 और इधर से स्मॉल r1 और इधर से कैपिटल R2 और इधर से स्मॉल r2, तो क्या प्राप्त हुआ, मध्यम लाल रंग प्राप्त हुआ। अब इसका जब हम आगे स्वपरागण करवाते हैं तो चार प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं, जो कि है R1 R2, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r2, कैपिटल R2 स्मॉल r1, स्मॉल r1 स्मॉल r2। ठीक है, तो इसमें लक्षण प्रारूप क्या प्राप्त होता है, 1:4:6:4:1, यानी 146:41। इस तरह से याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बहुजीनी वंशागति के अंदर अनुपात क्या प्राप्त होता है लक्षण प्रारूप का, तो वो होता है 146:41, या इससे लिख सकते हो 1:4:6:4:1। ठीक है, ये थी आपकी बहुजीनी वंशागति। इसका एक और उदाहरण देखा जा सकता है, जो कि मनुष्य के अंदर क्या उदाहरण देखा जा सकता है, उसे भी हम देख लेते हैं।
मनुष्य के अंदर इसे त्वचा के रंग से समझाया जा सकता है। एक वैज्ञानिक थे वी डेवेनपोर्ट, 1913 के अंदर आए थे। इन्होंने क्या किया, अमेरिका में श्वेत मनुष्य की जो जातियाँ होती है श्वेत रंग वाली और निग्रो की जो त्वचा होती है उनकी वंशागति का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया कि निग्रो के तो ले लिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और इसके विपरीत श्वेत के लिए ले लिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, इसी प्रकार से अब इनसे युग्मक बनाने हैं तो युग्मक किस प्रकार से बनेंगे, इधर से एक ए उठा लो, इधर से एक बी उठा लो, इधर से एक सी उठा लो, तो क्या बन गया कैपिटल ABC, और इधर से क्या बन गया स्मॉल ABC। जब इनका क्रॉस करवाया तो क्या बनी F1PD में क्या आया, कैपिटल A स्मॉल ए, कैपिटल B स्मॉल बी, कैपिटल C स्मॉल सी। ये कौन सी पीढ़ी आ गई, F1PD आ गई। ठीक है, और इसमें लक्षण प्रारूप क्या आता है, 1:6:15:20:15:6:1। ये है आपकी बहुजीनी वंशागति का पूरा टॉपिक। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा बहुजीनी वंशागति के अंदर 2 उदाहरण पढ़े, गेहूं में अष्टी रंग और एक था मनुष्य का त्वचा रंग। इतना डिटेल में पूछता नहीं है बेसिकली आपकी 12th क्लास में, अगर पूछ ले तो आप अच्छी तरीके से इन्हें समझा सकते हो इसके उदाहरण द्वारा। अब हम बात करेंगे प्रबलता की। प्रबलता क्या होती है इसे हम डिटेल में बात करेंगे, इसके उदाहरण भी पढ़ेंगे। तो जल्दी से पढ़ते हैं ये प्रबलता क्या होती। तो 2 जीनों यानी युग्म विकल्पी के बीच अनुक्रिया जिसमें एक जीन दूसरे जीन की लक्षण प्रारूप में अभिव्यक्ति को रोक देता है प्रबलता कहलाती है। सिंपल सी बात है कि 2 जीन होते हैं, आपने देखा होगा कि 2 जीन है, 2 जीन यानी इस तरह से लिख सकते हो। चलिए ये एक बार समझाने के लिए मैं आपको सिंपल सा उदाहरण समझा देता हूँ। ठीक है, 2 जीन ले लिए, ये 2 जीन है, ठीक है, सॉरी ये एक जीन है, इसी प्रकार ये 2 जीन ले लिए। ठीक, ये दूसरा मैंने ले लिया, कैपिटल T कर दो। ठीक है, ये दूसरा जीन ले लिया मैंने। अब इसमें क्या होगा कि एक जीन, इसमें एक जीन है, ये मान लो जैसे ये जीन, यहाँ पर स्मॉल टी कर दो, ये स्मॉल टी कर दिया मैंने। ठीक है, और इधर कैपिटल टी कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक जीन दूसरे जीन की लक्षण प्रारूप में व्यक्ति को रोक देता है, प्रबलता कहलाती है। अब इसमें क्या होगा कि ये बोलना चाह रहा है कि ये वाला जीन मान लीजिए स्मॉल टी है, ये इस कैपिटल टी पर अप्रभावी है, तो ये इसकी अभिव्यक्ति को रोक देगा, लक्षण प्रारूप में इसको शो नहीं होने देगा। ठीक है, ये स्थिति क्या कहलाती है, प्रबलता। यानी एक जीन जो है वो दूसरे जीन पर पूरी रूप से प्रबल है, उस पर प्रभावी है, उस पर एपिस्टेटिक है, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, प्रबलता कहलाती है। प्रबलता के अंदर कुछ टर्म्स होती है वो हमें देखनी है। प्रभावी जीन ही क्या है, प्रबल जीन है। सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, एपिस्टेटिक जीन बोलते हो इसको इंग्लिश के अंदर। जो दब जाता है यानी जिस पर वो प्रभावी जीन प्रभावी है या जिस पर वो प्रबल है वो क्या है, अल्प या अबल जीन है। ठीक है, प्रबलता जो शब्द है ये 1909 के अंदर एक साइंटिस्ट थे बैटसन ने प्रबलता की बात को बताया था। अब प्रबलता कितने प्रकार की होती है उसे हमें आगे पढ़ना है। अब जो प्रबलता होती है उसके अंदर पहला प्रकार है प्रबलता का प्रभावी प्रबलता, और दूसरा प्रकार होता है अप्रभावी प्रबलता। तो सबसे पहले हम प्रभावी प्रबलता की बात करते हैं। एक जीन का प्रभावी युग्म विकल्पी दूसरे जीन के युग्म विकल्पी प्रभाव को रोक देता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो प्रभावी युग्म विकल्पी है वो दूसरे जीन के युग्म विकल्पी के प्रभाव को रोक देता है। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है कुत्तों में त्वचा का रंग, कुकुरबिटा में फलों का रंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुत्तों में त्वचा के रंग की। तो कुत्तों में त्वचा के रंग के लिए आई जो होता है कैपिटल आई वो प्रभावी प्रबल जीन है, वर्णक का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, प्रभावी प्रबल जीन जो आई है कैपिटल आई है वो वर्णक का निर्माण करता है। वर्णक कौन क्या होते हैं इसमें देखिए, तो काले रंग के लिए होते हैं कैपिटल बी यानी अबल जीन। ठीक है, और भूरे रंग के लिए होते हैं स्मॉल बी यानी स्मॉल आई की उपस्थिति में भूरा रंग। यानी इसकी उपस्थिति में क्या होगा, काला रंग, और इसकी उपस्थिति में क्या होगा, भूरा रंग। ठीक है, तो श्वेत त्वचा तो ले लिया पहले आई कैपिटल आई कैपिटल बी, इधर से युग्मक बना दिया कैपिटल आई और कैपिटल बी। इधर से बुरी त्वचा के लिए क्या है, स्मॉल आई उत्तरदायी है। ठीक है, और साथ में क्या भूरे रंग के लिए बी यानी ब्राउन। ठीक है,
तो कैपिटल बी स्मॉल बी ले लिया। इसके युग्म क्या बन गए, स्मॉल आई और बी। जब इसका क्रॉस करवाया तो क्या आया, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल बी और स्मॉल बी, यानी श्वेत कलर आया, क्योंकि प्रभावी हमेशा क्या होता है, अभिव्यक्त होता है। यहाँ पर क्या होगा, श्वेत कलर प्राप्त हो गया कुत्ते की त्वचा का। जब इसका हम क्या करेंगे, सबमेंटिंग क्रॉस, यहाँ पर ये F1PD है, तो ये जो पादप नहीं है, क्योंकि हम जंतु में प्रयोग करें, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सबमेंटिंग क्रॉस यहाँ पर। ठीक है, तो सबमेंटिंग क्रॉस करवाएंगे तो F2PD होगी, उसके अंदर जो अनुपात है वो क्या प्राप्त होगा, 12:3:1। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यही चीज़ पूछी जाती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर भी यही चीज़ पूछी जाती है कि प्रभावी प्रबलता में क्या अनुपात प्राप्त होता है। तो प्रभावी प्रबलता में ये अनुपात प्राप्त होता है 12:3:1। 12 क्या होते हैं, श्वेत होते हैं, 3 क्या होते हैं, काले होते हैं, और 1 क्या होता है, भूरा होता है। इसके युग्मक अगर आप ये पूरा देखना चाहते हो, पूरा टेबल बनाकर इसे देखना चेक करना चाहते हो कि 12 श्वेत कैसे हैं, 3 काले कैसे हैं, 1 भूरा कैसे है, तो अब ये युग्मक होते हैं आई बी, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई स्मॉल बी, स्मॉल आई कैपिटल बी, स्मॉल आई स्मॉल बी। ये 4 युग्मक बनाते हैं, इनको एक टेबल में रखिए, जैसे हमने करा था द्विसंकर संकरण, उसी प्रकार से क्रॉस करवाइए और ये अनुपात आपको मिल जाएगा वहाँ पर लक्षण प्रारूप का। ठीक है, तो अगली है अप्रभावी प्रबलता। कौन सी है, अप्रभावी प्रबलता। तो अब देखते हैं अप्रभावी प्रबलता क्या होती है। तो पहले ही बता दूं, जो अप्रभावी प्रबलता होगी उसमें अनुपात आएगा 9:3:4, जो कि प्रभावी प्रबलता में क्या रहता है, 12:3:1। वो यहाँ पर क्या आता है, 9:3:4 आता है। जब जीन के 2 युग्मों में अप्रभावी प्रबल जीन दूसरे प्रभावी जीन के प्रभाव को रोक देता है। यहाँ पर जो प्रभावी प्रबलता थी उसमें तो प्रभावी जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को रोक रहा था। यहाँ पर अपना प्रभाव शो कौन करेगा, अप्रभावी प्रबल जीन अपना शो करेगा, यानी अप्रभावी प्रबल जीन जो होगा वो होगा प्रबल जीन। ठीक है, और जो प्रभावी जीन होगा वो क्या होगा, अबल या अल्प जीन होगा। तो देखिए कैसे, इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है चूहों में स्किन का कलर, त्वचा का रंग। ठीक है, तो चूहों में 2 प्रकार की त्वचा होती है, अगोती और रंजकहीन। अगोती के लिए युग्मक होते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, और रंजकहीन के लिए होते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी, और यहाँ पर आ गया स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी। इसका क्रॉस करवाया तो गोती रंग प्राप्त हुआ, और जब क्रॉस करवाएंगे हम इसका, तो जब F1PD है ये F1PD है, जब इसका दोबारा सबमेंटिंग क्रॉस करवाएंगे तो 4 युग्मक ये बनते हैं। जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमें ये अनुपात प्राप्त हो जाएगा, जो कि है 9:3:4। ये होती है अप्रभावी प्रबलता। इसमें यानी अप्रभावी प्रबल जीन दूसरे जीनों के प्रभाव को रोक देता है। ठीक है, इसे आप ढंग से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली ये इतने पूछे नहीं जाते, ये अनुपात पूछ लिया जाता है कि अप्रभावी प्रबल जीन में अनुपात क्या होता है, तो अनुपात आपको ध्यान में रखना है 9:3:4 रहता है। ये थी आपकी प्रबलता, 2 प्रकार की थी, प्रभावी और अप्रभावी। अब हम बात करेंगे संपूरक जीन और पूरक जीन क्या होते हैं, और फिर लास्ट में हमारा छोटा सा टॉपिक बचेगा जिसका नाम है द्विक जीन। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं, चलिए। तो संपूरक जीन और पूरक जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोलते हैं, और पूरक को बताएं भाई, पता नहीं क्या बोलते हैं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। संपूरक को तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन या संपूरक जीन की हम लोग बात करते हैं। तो संपूरक जीन इस प्रकार की आनुवंशिकता में एक लक्षण एक ही समय में दो जोड़ी जीनों से प्रकट होता है, यानी एक लक्षण होगा वो 2 जोड़ी जीनों से प्रकट होगा। ऐसे जीनों को क्या कहते हैं, संपूरक जीन कहते हैं। दोनों में से एक जीन युग्म लक्षण का मुख्य रूप से निर्धारण करते हैं, यानी 2 जोड़ी जीन ले रहे हैं, उसमें से एक जोड़ी जीन जो होगा या एक जीन युग्म होगा वो लक्षणों का क्या करेंगे, मेनली डिटरमिनेशन करेंगे, निर्धारण करेंगे। मतलब मुख्य रूप से एक युग्म निर्धारण करेगा तथा दूसरा जीनी जो युग्म होगा वो पहले जीनी युग्म को इस कार्य में सहायता करता है। ठीक है, इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है मीठी मटर, जिसको बोलते हो लेथाइरस ओरोडोटस में
में पुष्पों का रंग 2 जीनों से नियंत्रित होता है। ये 2 जीन कौन से हैं? ठीक है, एक तो है कैपिटल सी कैपिटल पी, यहाँ पर स्मॉल सी स्मॉल पी, ये स्मॉल सी है, इसको मैं थोड़ा सा अलग शो कर देता हूँ। ये स्मॉल सी और स्मॉल पी, ये है जनक। अब इनका क्रॉस करवाया, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? युग्मक। युग्मक क्या है? कैपिटल सी और कैपिटल पी, यहाँ पर स्मॉल सी और स्मॉल पी, इनका क्रॉस करवाया तो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये स्थिति बन गई। ठीक है, ये कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। ठीक है, अब इस F1 जनरेशन का हमने क्या करवाया? फिर से क्रॉस करवाया, तो F2 पीढ़ी में ये 4 जनक प्राप्त होते हैं, कैपिटल सी और स्मॉल पी, कैपिटल सी और कैपिटल पी, और कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी और स्मॉल पी, ये 4 युग्मक प्राप्त होते हैं और लक्षण प्रारूप का अनुपात प्राप्त होता है 9:7। तो बिल्कुल सिंपल सी टर्म है संपूरक जीन की, कि 2 इस प्रकार की जो आनुवंशिकता होती है, जेनेटिक्स होती है, उसके अंदर एक कैरेक्टर है वो 2 जोड़ी जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है। एक जोड़ी जीन जो होते हैं वो मुख्य रूप से लक्षणों का निर्धारण करेंगे, और दूसरी जो जोड़ी होगी जीन की, वो उस कार्य में पहले जोड़ी को सहायता करेंगे। इसका उदाहरण है मीठी मटर के अंदर पुष्पों का रंग। ठीक है, 2 जोड़ी जीनों से नियंत्रित होता है, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल सी और स्मॉल पी से, जिसका हमने क्रॉस करवाया, अनुपात आया 9:7। अब बात करेंगे पूरक जीन की। ये था संपूरक जीन। पूरक जीन क्या होते हैं? पूरक जीन और संपूरक जीन वैसे मिलती जुलती सी टर्म है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर है वो देखिए। पूरक जीन जो होते हैं ये जीन्स नॉन एलेलिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एलेलिक। ठीक है, तथा 2 जीनी युग्मों में से केवल एक जीन युग्म ही अपना स्वतंत्र प्रभाव दिखाता है। नॉन एलेलिक का मतलब है दोनों साथ नहीं होते, दोनों ग्रुप्स में एक साथ नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? 2 जोड़ी जीन जरूर होते हैं, 2 जीनी युग्मों में जरूर होते हैं, लेकिन केवल एक जीन युग्म ही अपना स्वतंत्र प्रभाव व्यक्त कर पाता है, और इसका F2 पीढ़ी में संतति का अनुपात होता है 9:3:4। ठीक है, जबकि वहाँ पर क्या था? 9:7 आया था। तो ये डिफरेंस है। अगर पूछ लिया जाए संपूरक जीन और पूरक जीन में क्या अंतर है, तो एक पहला अनुपात अंतर हो जाएगा कि जो संपूरक जीन होते हैं वो तो होते हैं एलेलिक होते हैं, मतलब साथ साथ रहते हैं। एक जोड़ी जीन की दूसरी जोड़ी जीन सहायता करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक जीन युग्म अपना स्वतंत्र रूप से प्रभाव व्यक्त कर पाता है। ठीक है, और इसका अनुपात होता है 9:3:4, जबकि संपूरक जीन में अनुपात 9:7 होता है। तो ये थी संपूरक जीन और पूरक जीन। अब लास्ट टॉपिक है द्विक जीन, तो जल्दी से उसे भी पढ़ लेते हैं। द्विक जीन की बात करते हैं, डुप्लीकेट जीन बोलते हैं इसे जल्दी से पढ़ते हैं। एक लक्षण के लिए 2 जोड़ी युग्म विकल्पी जीन होते हैं। एक लक्षण के लिए 2 जोड़ी युग्म विकल्पी जीन होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, यदि दोनों में से कोई भी एक जीन उपस्थित हो तो भी लक्षण प्रकट हो जाता है। यानी 2 जोड़ी में से हम बहुजीनी वंशागति पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर ये चीज़ें आएंगी कि एक कैरेक्टर के 2 जीन हो सकते हैं, 2 जोड़ी जीन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये क्या कहना क्या चाह रहा है कि यदि दोनों में से कोई भी एक जीन उपस्थित हो तो भी लक्षण प्रकट हो जाता है, अर्थात प्रभावी जीन की अनुपस्थिति में अप्रभावी जीन की लक्षण प्रारूप प्रदर्शित होती है, बेसिक सी होती है। ठीक है, सिंपल सी बात। इस प्रकार का परिवर्तित रूप GH सल ने कैप्सुला वंश में देखा। मतलब वहाँ पर प्रभावी जीन तो था क्या? अनुपस्थित, और अप्रभावी जीन था क्या? उपस्थित, और वो क्या कर रहा था? अपना कैरेक्टर शो कर रहा था किसके अंदर? लक्षण प्रारूप के अंदर। ये बात किसने कही? GH सल ने 1914 के अंदर कैप्सुला वंश में। तो उदाहरण के लिए हम लेते हैं गेहूँ। ठीक है, गेहूँ में बीज के आवरण को। ठीक है, तो गेहूँ में जो बीज का आवरण है उसे हम उदाहरण से पर देखते हैं। इसके लिए जनक है लाल बीज चोल वाले गेहूँ के बीज और सफ़ेद बीज चोल वाले गेहूं के बीच। तो प्रभावी है कैपिटल R कैपिटल R1 वहीं सफ़ेद बीज चोल के लिए स्मॉल r1 इनके युग्मक बनाए तो कैपिटल R1, और दूसरा भी सेम आएगा, इधर स्मॉल r1 और स्मॉल r1, इधर आएगा स्मॉल r और स्मॉल r1, इनका क्रॉस करवाया तो ये स्थिति बन गई कैपिटल R1 स्मॉल r1। ठीक है, ये क्या होंगे? लाल बीज चोल वाले
होंगे और इनका F2PD में अनुपात क्या प्राप्त होगा, 15:1 प्राप्त होगा लक्षण प्रारूप। ये अनुपात आपको ध्यान में रखना है कि द्विक जीन में अनुपात क्या आता है, 15:1 आता है। 15 तो लाल बीज चोल वाले होंगे और जबकि ये क्या होगा, सफ़ेद बीज चोल वाला होगा। ये किस में देखा गया था, गेहूँ के कैप्सिला वंश के अंदर, ठीक है। किसने देखा था, GH सल ने 1914 के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक जो कि था अंतराजीनी पारस्परिक क्रियाएं, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा बहुप्रभाविता क्या होती है, बहुजीनी वंशागति का सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संपूरक पूरक जीन, प्रबलता हम लोगों ने पढ़ ली, द्विक जीन हम लोगों ने पढ़ लिया। तो काफ़ी लंबी वीडियो हुई, इसके अंदर हम लोगों ने 4-5 टॉपिक कवर किए। अगली आने वाली वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि अगला टॉपिक होगा सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।